नमस्कार, मैं रविश कुमार। विचाराधीन कैदी, हिंदी के जिस विद्वान ने कैदी के आगे विचाराधीन लगाया होगा उसे विचार पर बहुत भरोसा रहा होगा। इतना भरोसा तो होगा ही कि विचार में देरी है मगर विचार होगा। अगर उसे पता होता कि विचाराधीन कैदियों के बारे में विचार होने में ही 10 से 20 साल लग जाएंगे, तब भी क्या वो विचाराधीन ही कहता या इसकी जगह विचार विहीन कैदियों का चुनाव करता। अजीब नहीं है कि जिसके बारे में विचार ही नहीं हो रहा है वो विचाराधीन कैदी है। पराधीनता हमें स्वीकार्य नहीं है मगर विचारधीनता स्वीकार्य है। हम विचार के अधीन हैं और विचार कब होगा ये जानने के लिए स्वाधीन नहीं है। एक व्यवस्था विहीन व्यवस्था में जनता भी विचाराधीन कैदी की तरह है। जिस तरह से कैदियों की समस्याओं पर कई साल तक विचार नहीं होता, उसी तरह से जनता की मांगों पर भी कई साल तक विचार नहीं होता। सोशल मीडिया में ट्रेंड और वायरल कराने वाले नागरिक इंसाफ की चाह में भटकते हुए विचाराधीन कैदी हैं। जनता को एक सवाल के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्या वो वाकई अब जनता रह गई है? रह गई है तो राज्य के साथ जनता के क्या संबंध होने चाहिए और उन संबंधों का आधार क्या होना चाहिए? मगर समस्या भाषा की है। बात तो आप हिंदी में ही करेंगे, लेकिन हिंदी भी अब समझी जाने वाली भाषा नहीं है। अगर है तो इस पर विचार करना चाहिए। यूपी में जो सबसे बड़ा हिंदी प्रदेश है, यहां पर 8 लाख बच्चे इस साल 2019 में 10 लाख और उसके पहले के साल में 11 लाख बच्चे 10वीं और 12वीं में फेल हो जाते हैं। हिंदी आम भाषा होते हुए भी कुलीन सी हो गई है। हिंदी के आम लोग हिंदी में फेल होने लगे हैं। इस सवाल का उत्तर जरूरी है क्योंकि तभी आप हर साल हिंदी में 8 से 10 लाख बच्चों के फेल होने वाले समाज में जनता, नागरिकता, विचाराधीनता पर बात कर सकते हैं। विचाराधीन कैदियों के अधिकार की बात एक भाषा विहीन समाज में कैसे करेंगे? इस समाज में इन विषयों पर बात करना हिंदी प्रदेश की जनता को उस सुख से वंचित करने का अपराध करना है जो इस वक्त अमिताभ बच्चन की बीमारी के बहाने उनकी फिल्मों की झलक देखने का सुख चाहती है। उस पर एक कवि की कविता का बोझ डालना पत्रकारीय अपराध होगा। सभी को उम्मीद जनता से है, कवि और पत्रकार दोनों को। जनता को भी कवि और पत्रकार से ही उम्मीद है। हम उम्मीदों के गोल चक्कर के चक्कर लगा रहे हैं। तेलुगु भाषा के बड़े कवि वरवरा राव जिस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, उस मामले में 22 महीने से ट्रायल नहीं हुआ। गिरफ्तारी को लेकर गंभीरता है, सुनवाई को लेकर नहीं। अब उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता हुआ लग रहा है। वरवरा राव कवि और शिक्षक के अलावा राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी टाइप के राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं जो चुनाव के बाद एक जैसे हो जाते हैं। इस वक्त वरवरा राव को मुंबई से बाहर तालोजा जेल में बंद रखा गया है भीमा कोरेगांव केस में। परिवार के लोगों ने बताया कि वरवरा राव का फोन आता है तो लड़खड़ाती आवाज में बात करने लगे हैं। उनकी बातें भटकने लगती हैं। बेटी पावना कहती हैं कि मेरे पिता कवि और माने हुए वक्ता रहे हैं, उन्हें कभी शब्दों से संघर्ष नहीं करना पड़ा, मगर 11 जुलाई को जब फोन पर बात की तब वे एक एक वाक्य से काफी देर तक जूझते रहे, बच्चे की तरह बातों को दोहराते रहे। अब उनकी उम्र 80 साल हो गई है। हमारे पापा का हेल्थ कंडीशन थोड़े दिनों से अच्छा नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हमको मई 26 को पता लगा इनका हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आया है। अचानक बेहोश होके गिर गए तो हॉस्पिटल बेहोश हो गए बोल के मालूम हुआ। मई 28 को इनको जे हॉस्पिटल में शिफ्ट करे, बेहोश की हालत में शिफ्ट करे और उसके बाद उधर 3 दिन ट्रीटमेंट हुआ। और इससे पहले इनका तबीयत पूरा ठीक होने से पहले इनको फर्स्ट को डिस्चार्ज करके फिर जेल को ले गए और उसके बाद से हम उनको तलोजा जेल हॉस्पिटल में रखे। वहाँ से लेके हमको 4 बार उनसे फ़ोन आया। ये हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार वैसा फ़ोन देने का है। अब ये कोविड के सिचुएशन में वैसे वाला हमको 4 बार फ़ोन आया हमको। वो फ़ोन में हमको क्या पता लग रहा था कि उनका हालत, उनका हेल्थ इम्प्रूव होने से बगैर और भी ख़राब होते जा रहा। उनका वॉइस में, उनके बात करने के तरीक़ा में हमको क्या पता लग रहा था कि इनको कुछ अच्छा नहीं है, इनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा बोल के हमको पता लग रहा था। लेकिन हम तो ठीक से नहीं बोल पा रहे। बोले तो वही जो बार बार बोलना, कैसे है आपके आप कैसे बोल के पूछे तो बच्चों जैसा ठीक हूँ वैसा बोलना, बार बार बोलना।
एक फ्लो नहीं रहना, याद याद करके बात करना, ऐसा ऐसा हालत था। और अब जुलाई 11 को हमको लास्ट कॉल आया, सैटरडे इवनिंग को लास्ट कॉल आया। वो कॉल में तो हमको अच्छा से पता हो गया कि इनका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है, इनका हालत अच्छा नहीं है। हमको फ़ोन में हमारी माँ से बात कर रहे थे और फ़ोन में उन्होंने पूछ रहे थे, मेरा पापा का देहांत हो गया कहते, मेरा मम्मी का देहांत हो गया कहते, बहुत सारे लोग आए कहते, तुम गए क्या बोल के मेरी माँ से पूछ रहे थे। उनका पापा का देहांत बोले तो मेरा दादा का देहांत उन्हों से, मेरा पापा 7 साल का उम्र में ही हो गया उनका, और उनके मम्मी गुजर जाके उनका डेथ हो के 35 ईयर्स हो गया। तो वैसे लोगों के बारे में अब पूछ रहा, अब डेथ हो गया कहते, तुम गए क्या, क्या हुआ बोल के अब पूछ रहे। बोले तो ये हमको सीधा मालूम हुआ कि एक डिसोरिएंटेशन आ गया इनका, एक उनका एक अच्छा दिमाग का हालत में एक डिसोरिएंटेशन आ गया, पुरानी चीज़ याद हो रही है शायद, अब का चीज़ भूल जा रहे हैं कि क्या है, कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उनका बात करने का हालत नहीं था, तो बाजू में जो को एक्यूज्ड है उनको फ़ोन दिए तो उन्होंने सीधा हालत बता रहा था हमको। उन्होंने बोल रहा था ये हेल्यूसिनेशंस में रह रहे आजकल, पूरा कोई आके बाहर वेट कर रहे जेल के बाहर, हमको आके ले जाते बोल के एक हेल्यूसिनेशंस में रह रहे, तुम लोग आए हो वैसा। और फिजिकल कंडीशन भी अच्छा नहीं है, अपने आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, 24 आवर्स किसी को बाजू रहने का हालत है, टॉयलेट भी नहीं जा पा रहे अपने आप, टीथ ब्रशिंग भी नहीं कर पा रहे, हालत अच्छा नहीं है। दो भी फिजिकल कंडीशन अच्छा नहीं है और दिमागी हालत भी अच्छा नहीं है इनका, तो इनको बाहर कुछ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मैं उनको पूछी भी, जेल में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा क्या बोल के, जेल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा बोल के, तो उन्होंने सीधा बोल दे रहे इधर ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिल रहा, इधर जो चाहिए वो डाइट देने से ज़्यादा ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा इधर, उनको बाहर हॉस्पिटल में आप शिफ्ट कराओ, कैसे तो भी कोर्ट में जाते, कहाँ जाते, कैसे तो भी करके उनको शिफ्ट कराओ, नहीं तो इनका हालत और भी नाजुक हो जाएगा बोल के उन्होंने सीधा हमको बोल दे रहा। तो इसीलिए तब से हम मीडिया के सामने, सबके सामने आके यही पूछ रहे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लो इमीडिएटली, हॉस्पिटल दूसरा बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनका हालत ठीक कराने का ज़रूरत बहुत है। और अंडर ट्रायल का हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल का रहता, जेल अथॉरिटीज़ का रहता, नहीं तो स्टेट का रहता वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमको पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ये हम पूछ के करने आने का ज़रूरत नहीं है, कोर्ट को जाने का ये भी नहीं है, ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता, उनके पास अंडर ट्रायल जो होते उन लोगों का हेल्थ का देखना उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ऐसे हालत के आदमी के बारे में। और आज दूसरे मीडिया वाले बोल रहे, सुपरिटेंडेंट को फ़ोन करे तो अच्छा है, इनको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है बोल के बोल रहा कहते सुपरिटेंडेंट। हम सुने, हमारे कानून से जो सुने बात आपको बोल रहे, ये हालत अच्छा होता क्या? जब भी गुजर गए लोगों के बारे में अब एक पूछ रहे थे, बोले तो एक प्रोफेसर है, पब्लिक स्पीकर है, प्रोफेसर था, पब्लिक स्पीकर है और एक इंटेलेक्चुअल है, देश का एक इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने बच्चों जैसा बात कर रहे, बोले तो ये हेल्थ का हालत अच्छा है बोल के हम कैसे बोल सकते हैं इनको? तो ये हम और ऐसे कर रहे हैं। अब तक भी हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना सारा होने के बाद भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनको शिफ्ट कर रहे, क्या हो रहा है उधर, क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। और दूसरा है, हम तो अभी क्या ट्रायल्स में गए, कितने ट्रायल्स में? हाँ, हम तो और हमारा दूसरा डिमांड, दूसरा नहीं यही पहला डिमांड रहना है, इनको रिहा करना चाहिए, इनको बेल देना चाहिए, क्योंकि ये केस में लगभग 2 साल से जेल में है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। और ये पूरे टाइम में हम 5 बार बेल एप्लीकेशन डाले तो बेल रिजेक्ट होते ही आ रहा है। इवन कोविड बेल भी, ये कंडीशन का बेल भी रिजेक्ट होते आ रहा है। ये कैदी को यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे जुडिशरी पीपल के हिसाब से बेल इज़ ए कंपल्शन एंड अरेस्ट इज़ ए बोले तो बेल इनका हक होता है, बेल इनका हक होता है, किसी भी केस में इनका हक होता है। इतने बार रिजेक्ट करे और इनका हम ट्रायल और इनका केसेस देखे तो 1973 से लेके अब तक इनके ऊपर, मेरे पापा के ऊपर कम से कम 30 केसेस रखे होंगे। पूरे केसेस में पूरा बोले तो एक्विट हो गया है। इनको कभी भी किसी केस में भी इनको पनिशमेंट नहीं मिला, पूरा केस ही डिसमिस कर दिए, पूरा केसेस अब तक ये हो गए। और इसमें 2 बड़े केसेस भी थे, सिकंदराबाद कॉन्स्पिरेसी केस बोल के एक कॉन्स्पिरेसी केस था, 15 साल चला, और रामनगर कॉन्स्पिरेसी केस बोल के और एक कॉन्स्पिरेसी केस था, वो 10 साल तक चला। और ये दो केसेस में भी पूरा ही वॉज रिलीज्ड। बोले तो इनको कुछ
केस ही डिसमिस हो गया था पूरा। वैसा हर एक केस में वैसे ही हालत है। और कभी भी कोर्ट से बाहर बोले तो बेल जंप कर दिया, कोर्ट को ओबे नहीं करा, वैसा हालत कभी भी नहीं था। हर एक टाइम पे कितने बार भी अरेस्ट होने दो, जुडिशरी के हिसाब से गया, बेल लेके वो केस को लड़े और केस में जीते। वैसे हालत के वैसे टाइप का पर्सन के ऊपर एक केस लगा के और बेल नहीं दे के ऐसे रखना, वो भी एक कोविड के कॉन्टेक्स्ट में, ये तो पूरा इनजस्टिस है इनके साथ जो भी हो रहा है, नाइंसाफ़ी है जो हो रहा है इनके साथ। तो डिमांड बता दीजिए। तो हम ये आपके मीडिया की तरफ से ही हम डिमांड करना चाहते हैं, अपील बोलिए, डिमांड बोलिए, हम ये करना चाहते हैं कि उनको पहले हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। उनका हालत बहुत नाजुक है, ये हालत कभी भी बहुत डेंजरस भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना। तो इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना है और उनको बेल दे के उनको छोड़ देना, उनको रिहा करना चाहिए, बेल में उनको रिहा करना चाहिए। ये हमारा डिमांड्स है। 5 बार जमानत की याचिका खारिज हुई है। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हाई पावर्ड कमेटी बनाएं और तय करें कि किन कैदियों को पैरोल या अंतरिम बेल पर रिहा किया जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र में हाई पावर्ड कमेटी ने कहा कि जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है और गंभीर बीमारी है, उन्हें कोविड के दौर में रिहा कर देना चाहिए। वकील आर सत्यनारायण के अनुसार जेल अस्पताल और जेजे अस्पताल ने रिपोर्ट दी है कि वरवरा राव का स्वास्थ्य खराब है, फिर भी सत्र न्यायालय में जमानत खारिज हो गई। 17 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई है। इसके पहले मई महीने में 14 सांसदों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इलाज का ध्यान रखने के लिए कहा था। उसके पहले दिसंबर 2019 में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार जब बनी तब कहा कि इस केस के बारे में फिर से जांच होगी, लेकिन अचानक मोदी सरकार को ख्याल आया कि इस केस को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दिया जाए। हमने डॉक्टर वरवरा राव के लिए एक इंटरिम बेल का एप्लीकेशन फाइल किया था। वो 30 मार्च 2020 को रिजेक्ट हुआ था। बाद में हाई पावर कमेटी का ऑर्डर हुआ 11 मई 2020। वो हिसाब से और एक बेल एप्लीकेशन 15 मई 2020 को फाइल किया था और उसका सुनवाई हुआ 19 जून 2020 और 26 जून को रिजेक्ट हो गया। और वो बेल एप्लीकेशन में हमने सिर्फ टेम्पररी बेल मांगा था, क्योंकि उनका उम्र है 81 ईयर्स है और उनको हेल्थ बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है और हेल्थ का कॉम्प्लिकेशंस है उस सिलसिले में, और ये कोविड जो चल रहा है पैंडेमिक, उसके वजह से उनको जल्दी अफेक्ट हो सकता है, वो नजर रखते हुए हमने बेल मांगा था। वो बेल जो रिजेक्ट होने के बाद हमने हाईकोर्ट में अपील डाला है और वो अपील 17 तारीख को रखा है, बट हमने हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट किया है कि उसको प्रीपोन करने के लिए। उसका अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो मैटर 17 तारीख का बोर्ड पे आ जाएगा। इसके अलावा हमने और एक रिट पिटीशन फाइल किया है तलोजा जेल के खिलाफ, सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ, उनको आदेश देने के लिए कि सब मेडिकल रिकॉर्ड्स वरवरा राव का कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। जून से अगस्त 2018 के बीच भीमा कोरेगांव केस में 11 लोग गिरफ्तार हुए। इनमें से ज्यादातर 60 साल से ऊपर के हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। हमारा सिस्टम किसी के साथ क्या कुछ कर सकता है, वरवरा राव उसके एक ठोस उदाहरण है। 1973 में गिरफ्तार हुए थे, 7 साल जेल में रहे, 25 केस लगाए गए उनके ऊपर, दंगा भड़काने के, भड़काऊ भाषण देने के, विस्फोटकों के इस्तेमाल के। सिकंदराबाद केस में 42 कवियों और लेखकों को आरोपी बनाया गया। 15 साल तक इसका ट्रायल चला, जिसमें वरवरा राव बरी हो गए। उनके भतीजे वेणुगोपाल ने लिखा है कि सभी केस में बरी हुए हैं। इस रिकॉर्ड के बाद भी एक कवि को बार बार जेल की यातना में डाला जाता है। अगर यह प्रश्न गंभीर नहीं है तो फिर जनता भी विचाराधीन कैदी में बदल चुकी है। अब उसमें विचार करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, बल्कि जनता भी इस बात से अब खुश होती है, नाराज नहीं होती है कि वो जनता ही नहीं रही। भीमा कोरेगांव में आरोप गंभीर लगाए गए हैं। सांप्रदायिक दुश्मनी फैलाने का आरोप, शत्रुता,
हिंसा भड़काने के आरोप, प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट से संबंध रखने के आरोप, इन सभी पर भारतीय दंड संहिता और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत कई धाराएं लगाई गई हैं। इतने गंभीर आरोपों के मामले में 22 महीने से ट्रायल शुरू नहीं हुआ। कवि, पत्रकार, लेखक के बारे में जांच एजेंसियां ट्रायल नहीं शुरू करवा पाई। ये कवि लोग हैं, कविता है इनकी, सुनिए। कब डरता है दुश्मन कवि से, जब कवि के गीत अस्त्र बन जाते हैं। वो कैद कर लेता है कवि को, फांसी पर चढ़ाता है। फांसी के तख्ते के एक ओर होती है सरकार, दूसरी ओर अमरता। कवि जीता है अपने गीतों में और गीत जीता है जनता के हृदयों में। भीमा कोरेगांव केस में कई लोग बंद हैं। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े भी बीमार हैं। 27 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम नवलखा को जल्दबाजी में दिल्ली से महाराष्ट्र भेजने पर चिंता जताई थी और उससे जुड़े दस्तावेज मांगे थे। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को मानने के बजाय एनआईए इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गई। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। एनआईए ने कहा था कि यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। गौतम नवलखा के मामले में तो बेंच ने एनआईए के खिलाफ हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी ही बाहर कर दी। ऐसा अक्सर होता नहीं है, जमानत रद्द हो गई। इस मामले में सबसे कम उम्र के कैदी महेश राउत हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्ययता योजना के रिसर्च फेलो थे। गढ़चिरौली में आदिवासियों के जमीनी अधिकारों के लिए काम करते थे। पर्यावरण संरक्षण की अपनी लड़ाई में इन्होंने कई बार पुलिस से लोहा लिया और आदिवासियों के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहे। 3 साल से जेल में हैं। मां और बहन से 2 मिनट बात करने की अनुमति मिलती है। बहन कहती हैं कि महेश ने उन्हें बताया था कि पुलिस ने उनसे भीमा कोरेगांव के बारे में कोई सवाल नहीं किया, बस गढ़चिरौली में माइनिंग प्रोजेक्ट पर। वो मार्च में ही उन्हें अल्सर की परेशानी के लिए 2 महीने की दवा देकर आई थीं। अब काफ़ी महीने बाद उन्हें दवाई और पत्र भेज पा रही हैं। जेल में रहते हुए भी महेश पढ़ाई कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा ले रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में डिस्टेंस लर्निंग से पीएचडी करना चाहते हैं। महेश राउत के लिए गढ़चिरौली की तहसीलों से 300 से अधिक आदिवासी ग्राम पंचायतों ने पत्र लिखकर कहा है कि महेश एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये माना है कि आदिवासियों के भी हक होते हैं। इन ग्राम पंचायतों ने सरकार से मांग की है कि राउत को रिहा किया जाए। दादा को अभी अरेस्ट हुए 2 साल हो गए। उसको अरेस्ट होने के बाद जो ही परेशानी आई है, जो हमने फेस किया है, वो तो हम एक्चुअली बता भी नहीं सकते कि लोग हमसे कैसे बिहेव करते थे। उनको लगता था कि वो गलत काम के लिए गया वगैरह, पर हमें पता है कि मेरा भाई उसने लोगों के लिए काम किया, सही काम किया है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर अच्छा काम कर भी ये अगर मिलता है, इतने सालों अपने फैमिली से दूर रह रहा है। एक्चुअली मैं तो अभी उसको 2 साल हो गए मिली नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी, जा नहीं सकी और आई की तबीयत थोड़ी खराब रहती, इसलिए वो ट्रैवलिंग ज्यादा नहीं कर पाती। यहाँ से मतलब दादा पुणे में था अभी फरवरी 2020 तक, तो यहाँ से वहां जाना मतलब 16 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो वो नहीं कर पाती है ज्यादातर, इसलिए। और हमारी फैमिली वैसे तो बहुत बड़ी है, पर ब्लड रिलेशन वाले ही मिल सकते, इसलिए हम, मेरी बहन, मैं और आई ही मिल सकते हैं। और अभी तो कोरोना आ गया, इसलिए अब हम कब मिल पाएंगे यही पता नहीं है। एक्चुअली दादा को जब अरेस्ट किया, उसको अल्सर का प्रॉब्लम था, वो रात भर सोता नहीं था, तो हमें इतनी मतलब चिंता हो रही थी कि वो कैसा है, क्या है, मतलब हम बता नहीं सकते कि उस टाइम हमें कैसा लग रहा था कि जब उसको अरेस्ट किया गया। और उसकी एक्चुअली मतलब हेल्थ इश्यूज इतने थे कि अभी भी टेंशन आता है कि अभी कोरोना है, वो कब खत्म होगा और हम कब मिल पाएंगे। इंसाफ का ही इंतजार हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ इंतजार नहीं है। मामले की गंभीरता भी समझिए। क्या यह गंभीर इसलिए है कि किसी को महीनों और वर्षों जेल में सड़ा देना है? गंभीर है तो फिर 22 महीने से ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? जो ये भीमा कोरेगांव का जो केस है, उसमें जैसे ही अरेस्ट होने के बाद महेश राउत के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, पर दरमियान पुणे पुलिस ने वो पूरी तफ्तीश करके छानबीन के साथ चार्जशीट दाखिल की। जो चार्जशीट में महेश राउत के खिलाफ जो आरोप है, वो इतना आरोप है कि उसने 4 लोगों को, मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 4 लोगों को, 4 छात्रों को
नक्सलियों के हवाले कर दिया, नक्सलियों के साथ छोड़ दिया, जंगल में ले जाके छोड़ दिया और उन्होंने नक्सलियों के साथ पैसे का भी व्यवहार किया, ऐसा उस पर आरोप है। पर उसके जो पास से जब्त था कंप्यूटर और लैपटॉप, उसमें से कोई भी ऐसी चीज इन्वेस्टिगेशन में नहीं सामने आई है कि जो बताती है कि उसका कोई नक्सलियों के साथ कोई संबंध रहा हो या कुछ रहा हो। जो बाकी आरोपी इस केस में है, उनके लैपटॉप से बताई गई चीजें, उसमें बताया गया कि महेश राउत का नाम होने से उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो महेश राउत के लिए जमानत दाखिल की गई थी, जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में, पुणे कोर्ट में दाखिल की गई थी। उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई, चार्जशीट दाखिल होने के बाद वहां पे डिटेल में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसकी बेल को नकार दिया था। इसलिए हम लोगों ने, पुणे कोर्ट ने उसकी जमानत नकारने के बाद हमने बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे में उसको चैलेंज किया था उस आदेश को, और तभी एनआईए ने आके वो केस को टेक ओवर कर लिया। जब ऐसा होता है कि कोई भी केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर वो पूरा उसमें तफ्तीश करके फाइनल चार्जशीट अगर कोर्ट में पेश करती है, इसका मतलब ये होता है कि उसके इन्वेस्टिगेशन तो काफी कंप्लीट हो गया, अभी उसमें कोई दूसरे को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। फिर भी आप देखिए कि जब महाराष्ट्र की सरकार थी तो महाराष्ट्र की सरकार ने वो उसका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है अपने हाथ में रखा। जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार बदल गई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो केस को टेक ओवर कर लिया। मतलब ये समझ सकते हैं हम सभी लोग ये समझ सकते हैं कि ये सरकार की मंशा यही है कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं पूरे देश के भीतर में जनता के हितों के लिए काम करने वाले, सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ने वाले, उनको किस तरह के तरीके से फंसाया जाए। सिस्टम को पता है कि जो समाज हिंदी में पास नहीं कर पा रहा है, वो 80 साल के कवि और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाले महेश राउत जैसे 33 साल के नौजवान के लिए क्या लड़ पाएगा। इस समाज को पास होने के लिए कुंजी या कोचिंग चाहिए, न्याय तंत्र की जड़ता पर लेक्चर नहीं। क्या यह पॉजिटिव बात नहीं है कि कुंजी से पास होने वाला समाज विश्व गुरु के सपने देख रहा है, और उस सपने में इस तरह के सवाल ही नहीं है जिसके सोचने से ही सर दुखने लगता है। यह डॉक्टर तो बिल्कुल हिंदी प्रदेश का है, तेलुगु प्रदेश का नहीं। डॉक्टर कफील खान नाम है। कफील खान बाहर होते तो किसी अस्पताल में कोविड के इलाज में सबसे आगे होते, मगर जमानत के लिए तरस गए। मामला भी जानिए। 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, नागरिकता कानून के संशोधन के विरोध में भाषण दिया। अगले दिन एक एफआईआर हुई, 55 दिनों तक कोई गतिविधि नहीं। 29 जनवरी को मुंबई के एयरपोर्ट से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। जो एसटीएफ विकास दुबे को पकड़ न सकी, वो एक डॉक्टर को ऐसे पकड़ लाई जैसे भगोड़ा आतंकी या अपराधी हो। 10 फरवरी को डॉक्टर कफील खान को बेल तो मिल गई, लेकिन 4 दिनों तक रिहा नहीं किया गया। 14 फरवरी को उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया गया। अभी तक 10 बार तारीख पर पड़ चुकी है। 15 जुलाई को रिट पिटीशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है, लेकिन एनएसए नहीं हटाया गया। 3 महीने के लिए एनएसए लगा था। 12 मई को फिर से 3 महीने के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई, यह कहकर कि डॉक्टर कफील खान से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से एनएसए बढ़ाया जा रहा है। इस तरह का रिकॉर्ड डॉक्टर कफील खान का नहीं रहा है। भाषण जरूर राजनीतिक रहा है, लेकिन हर जगह जहां भी मुसीबत आई है, डॉक्टर खान मदद के लिए पहले पहुंचने वालों में से रहे हैं, अपनी टीम लेकर गए हैं। 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 60 बच्चे मर गए, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। डॉक्टर खान की हीरो की तरह चर्चा हुई कि किस तरह से इस डॉक्टर ने ऑक्सीजन का इंतजाम किया और ज्यादा बच्चों को मरने से बचाया, लेकिन इन्हें ही जेल में बंद कर दिया गया। बाद में खबर आई कि जांच कमेटी ने इन्हें निर्दोष पाया है। खबर आई तो फिर से जांच कमेटी बिठा दी गई। अब ये मामला कहां है, अंतिम रूप से किसी को पता नहीं। आज 6 महीने हो गए, हम लोग सिर्फ एक बार ही उनसे मिल पाए हैं। सोचिए, हम लोग गोरखपुर में रहते हैं, वो मथुरा जेल में उनको रखा गया है। हम लोग सिर्फ एक बार ही मिल पाए, ना फैमिली उनसे मिल पाती है, ना हम उनके पास पैसे भेज पाते हैं, ना उनके पास एक फ़ोन हमारे पास एक ज़रिया है जो हफ्ते में एक बार आता है, जिससे हम अपनी बात, दिल की बात उनसे कह सकते हैं और वो अपनी बात हमसे बता सकते हैं। मेरी भी 4 साल की एक बेटी है जो हमेशा पापा के बारे में पूछती रहती है। हमेशा रोज़ रात में वो पापा की फ़ोटो देखती रहती है, हमेशा पापा का वीडियो देखती रहती है और बोलती पापा
पापा मेरे कब आएंगे, मम्मा पापा मेरे कब आएंगे। तो हम लोगों को 6 महीना हो गया झूठ बोलते बोलते कि बेटा आपके पापा कैंप कर रहे हैं और अभी जब कैंप करके कोरोना वायरस के इतने पेशेंट हैं उसको ट्रीट कर लेंगे तो वो घर पे आएंगे और मेडल लेके आएंगे। इस बहाने वो खुश रहती है कि पापा आएंगे तो मेरे मेडल लेके आएंगे। अब बताए उस बच्ची से हम लोग कितना झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस बच्ची से हम लोग सच्चाई नहीं बता सकते, वो बहुत छोटी है। उसके दिमाग पे क्या गुजरेगा कि उसके पापा ने ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया था जिसकी उसको सज़ा मिल रही है और उसकी सज़ा मिल रही है। फिर वो बच्ची क्या सोचेगी अपने पापा के बारे में कि और जिस डॉक्टर ने जिस एक मतलब अपने बच्चे की फिक्र नहीं किया था, वो हर बच्चे का, हर गरीब का इलाज किए थे, उनको भी ऐसे केस में फंसा दिया गया है। उनकी एक माँ है जो हमेशा अपने बच्चे का रास्ता देखती हैं कि मेरा बेटा कब वापस आएगा, कब वापस आएगा। वो ना सही से सोती हैं, ना खाती हैं, ना पीती हैं, बस एक ही रट लगाती हैं कि आखिर अल्लाह पाक किस चीज़ का एग्ज़ाम ले रहा है, किस चीज़ का इम्तहान ले रहा है मेरे बच्चे से। मेरे बच्चे ने तो ऐसा कोई भी क्राइम नहीं किया था, वो तो हमेशा लोगों की मदद ही किया था। उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। एक डॉक्टर जो जेल में है उसे जमानत मिलने पर एनएसए लगा दी जाती है, फिर 3 महीने बाद यह कहकर एनएसए की अवधि बढ़ा दी जाती है कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा है। यह एक नया पैटर्न हो गया है। जमानत मिलती है तो बाहर आने से रोकने के लिए एनएसए लगा दो या यूएपीए लगा दो, जैसा कि दिल्ली दंगों के मामले में सफूरा जरगर के मामले में हुआ। डॉक्टर कफील खान ने मथुरा जेल से एक पत्र लिखा है। इस पत्र में जेल और कैदियों का जो विवरण है पूरा नहीं पढ़ सकता। मैं चाहता हूं कि आप भी पॉजिटिव रहें। 500 कैदियों की क्षमता वाली जेल में 1600 कैदी बंद हैं, लिखा है पत्र में। एक एक बैरक में 100 से 125 कैदी बंद हैं। टॉयलेट की हालत का जो विवरण है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि किस बात की सजा दी जा रही है, कफील खान लिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने भाइयों और बहनों को देख पाऊंगा। मुझे नहीं पता मैं कब एक डॉक्टर के रूप में अपना कर्तव्य निभा पाऊंगा और कोरोना वायरस से लड़ पाऊंगा। यह पत्र 19 मार्च का है जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था ताकि डॉक्टर कफील खान कोविड की लड़ाई में योगदान दे सकें। अब यूपी से असम चलिए। यहां कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अखिल गोगोई को कोविड हो गया है। अखिल गोगोई 8 महीने से जेल में हैं। एनआईए जांच कर रही है और इन पर भी यूएपीए के तहत कई तरह की धाराएं लगा दी गई हैं। अखिल गोगोई की पत्नी गीता श्री ने वायर से कहा है कि पॉजिटिव होने के बाद भी जेल प्रशासन ने सूचना नहीं दी। गौतम नवलखा से लेकर सुधा भारद्वाज, क्या खास विचारधारा और आलोचकों के समूह के साथ इस तरह के बर्ताव की रणनीति बनाई गई है? वरवर राव जितने बीमार हैं उनको तुरंत जमानत दिया जाना चाहिए था। कोर्ट कचहरी को शोभा नहीं देती कि इस वृद्ध आदमी को अभी जेल में बिना मेडिकल असिस्टेंस, उच्चतम मेडिकल असिस्टेंस से वंचित रखा जा रहा है। 1981 में इसी तरह नक्सल लीडर नागभूषण पटनायक को उड़ीसा से जेल से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली लाया गया। वहाँ से उनको इलाज के चलते चलते पैरोल पे छोड़ के वापस उनको आंध्र जाने दिया। आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से कोर्ट और कचहरी, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज पर लगाम रखना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और ये केवल एक केस की सवाल नहीं है, बहुत सारे केस में यही हो रहा है। सिक्योरिटी स्टेट हावी हो रहा है और ये जमहूरियत के लिए शोभा नहीं देती। इसी तरह डॉक्टर काफिल खान को जमानत दिए जाने के बाद एनएसए में नज़र बंद कर दिया गया। नज़रबंदी के कानून शेल्फ लाइफ सीमित होना चाहिए, परमानेंट कानून नहीं होना चाहिए। भारत ऐसा ही एकमात्र देश है जिसमें ये परमानेंट कानून के तरीके से उपयोग किया जाता है, और न केवल एनएसए को लेकिन यूएपीए को भी। इसको तुरंत आप
टेम्पररी कानून बनाएं और पार्लियामेंट के समक्ष हर 5 साल इसका रिव्यू हो, जैसे टाड़ा और कोटा होता था। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन दवा कब तक आएगी कहना मुश्किल है। जब तक दवा नहीं आती तब तक दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कई मामलों में कारगर दिखती है। इन सब के बीच बेंगलुरु की प्रतिष्ठित दवा कंपनी ने दावा किया है कि कोरोना के इलाज में उसकी एक दवा कारगर है। ये दवा सोराइसिस के इलाज में इस्तेमाल होती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके इस्तेमाल की इजाजत दी है। बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शाह ने इटोलिजुमेब इंजेक्शन को कोरोना के इलाज में सुरक्षित और भरोसेमंद बताया। इस दवा का इस्तेमाल सोराइसिस नाम की बीमारी में काफी समय से हो रहा है। हमारी दवा का इस्तेमाल कोरोना के माइल्ड और सीवियर दोनों तरह के मरीजों पर असरदार है। ये दवा इम्यून सिस्टम को डीरेगुलेट कर साइटोकाइन को कंट्रोल करती है। बायोकॉन के मुताबिक इटोलिजुमेब के 25 mg के 5 ml इंजेक्शन की 4 डोज एक मरीज के लिए काफी है, लेकिन कुछ मरीजों को 6 डोज भी देनी पड़ सकती है। एक डोज की कीमत तकरीबन 8,000 रुपए है, यानी 4 डोज की कीमत 32,000 रुपए और 6 की 48,000 रुपए के आसपास। हमारी दवा से 150 लोग ट्रायल के दौरान ठीक हुए। 20 मरीज कंट्रोल्ड ट्रायल में ठीक हुए, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इसका ट्रायल हुआ 150 मरीजों पर, और सभी को फायदा हुआ। भले ही सरकार ने इस दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी हो, लेकिन इसका असली इम्तिहान अब शुरू होगा, जब देश भर में इस दवा को मरीजों पर आजमाया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।